अपनी जो बात है, उसका जो झूठ है, उसका जो पाखंड है, वो आप पर थोपता रहे तो एक तरह से साम्राज्यवादी है और राज्य करना चाहता है अपने गलत इरादों से। तो मैंने इनकी वजह से लिख दिया कि वर्चस्ववाद के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन अर्चक संघ। मित्रों, मेरा जन्म उस समय हुआ जब वर्मा जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और पिताजी के साथ मैं स्कूल के दौर में एक बार लखनऊ आया। तो चूंकि हमारे घर पर शोषित संघ के लोग अक्सर मीटिंग किया करते थे, तो वो वर्मा जी से भी मिलने आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अवसर मुझे मिला है कि मैंने उनको देखा है। जब लोग कहेंगे कि वो लोग कौन हैं जो वर्मा जी को देखे हैं या सुने हैं या उनको जानते हैं, तो मैं इस बात का कम से कम एक बात रखता हूं कि मैंने उनको देखा है। दूसरी बात कि उनके विचारों से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर मनराज शास्त्री रहे हो, रामाश्चर्य जी रहे हो, और चाहे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी रहे हो। हालांकि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम यहाँ लेना इसलिए जरूरी है कि जब मैं अपने सीनियर से या जो और लोग थे उनसे सुनता था तो कहा करते थे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जब मैं भी वर्मा जी की कुछ किताबें पढ़ रहा था इधर फॉरवर्ड प्रेस वगैरह से लेकर के, तो कई लोगों के इंटरव्यू में ये बात आई कि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी लखनऊ में रहते थे और उन्होंने प्रेस लगा रखा था। प्रेस तो लई सिंह ने भी लगाया था, वो भी काम कर रहे थे। लेकिन चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी जैसे लोग, जब हम पेरियार की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं और अपने नायकों की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो हमें अपने उन लोगों को नहीं छोड़ देना चाहिए जो आपके आसपास रहे हैं। देखिए, ये दौर प्रतीकात्मकता का दौर है, ये सिंबलिज्म का दौर। मैं फाइन आर्ट का आदमी हूं, इसलिए आपसे थोड़ा उसी भाषा में बात करूंगा। अभी मैडम बात कर रही थी, इन्होंने जितनी ज्यादा बात उनके पाखंड वाले ग्रंथ की उतनी बात ये वर्मा जी के बारे में नहीं की। मैं बड़े साफ तौर पर ये बात कह देता हूं क्योंकि इस मामले में मैं बहुत खराब किस्म का आदमी हूं कि अगर मुझे लगता है कि आप उनका ज्यादा गुणगान कर रहे हैं, उनकी बातों को क्यों बता रहे हैं। जब वर्मा जी ने नकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने नकार दिया, पेरियार ने उसे जला दिया, हम क्यों रो रहे हैं? हम उसकी बात न करें, हम बात करें। मैं तो भी मंच पे शादी विवाह के बाद घटना बताऊंगा आपको। मंच पे आ गए जो छोटे लेवल पर जो बात करते हैं, अर्चक चलाते हैं और वो शादी वादी का कुछ आधा ब्राह्मण से कराते हैं, आधा अपने से कराते हैं। मैंने एक दो का गला पकड़ के ढकेल दिया नीचे मंच से। हमने कहा, इतना समय तुम्हारे पास है कि उन बेहूदों की बात यहां क्यों कर रहे हो? अरे ये बात करो कि आदर्श विवाह पद्धति है जिसमें अभी स्त्री के सम्मान की बात आप कर रही थी। स्त्री को विभिन्न लोगों का पांव छुलाया जाता है, पांव धुलवाया जाता है, वहां ब्राह्मण 1000 बार उसे जो चाहता है सो करवाता है। लेकिन अर्चक पद्धति के विवाह में जैसे लड़का होता है वैसे लड़की होती है। जिस तरह का वो शपथ लेता है उसी तरह का वधू भी शपथ लेती है, और उसी तरह से पहले हम माला लड़की से पहनवाते हैं, फिर लड़के से पहनवाते हैं, और फिर वो बाकी चीजें जो होती हैं। तो हमें अपनी चीजें, क्योंकि हम कंपोजिशन भी जानते हैं, हमारी जो ये अभी आधी आबादी के चित्र हैं, अगर स्क्रीन होती तो मैं आपको दिखाता। मैं निश्चित रूप से जो दुनिया में जो प्रेमचंद ने काम किया है कि जो उन्होंने आधी आबादी को, ठीक है वो देखिए, आधी आबादी का जो उन्होंने लिखा है उसको हमने चित्रों में बनाया, चित्रों में चित्रित कर दिया। तो विजुअल जो होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब मैं आता हूं कि हम अपने इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे हनुमान जी और विकृत रूप में हनुमान जी, मतलब जैसे राक्षस हो, तमाम गाड़ियों पे कहीं काले कहीं गेरुए रंग के लगे होते हैं। तो वो उनका आपको भयभीत कराने के लिए एक प्रतीक उन्होंने कहा। और एक किताब जो अर्चक संघ वाली है, उसके जो मुख्य पृष्ठ पे जो चित्र बना है उसमें बाकायदा बताया गया है कि ये पाखंड और ब्राह्मणवाद की जड़ कितनी मजबूत है। भाई उसको बड़ा बड़ा क्यों आप फोल्डर 4-6 छोटे छोटे कहीं लगाया होगा, नहीं लगाया, कहीं भी नहीं लगाया, कत्ती कर जाते हैं। तो अच्छा चलिए, हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा हाँ है छोटा सा, लेकिन बड़ा लगाइए, बड़ा लगाइए, लोग देखें तब समझे कि ये गड़बड़ियां हैं।
और उसको थोड़ा और विजुअलाइज कर दीजिए। आज के युग में वो सारी चीजें और आ गई हैं। अच्छा, अब तो इन बाबाओं का इतना आपराधिक इतिहास बाहर आ गया है कि इनके खिलाफ बोलने में कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो इनसे जुड़े हुए राजनेता हैं उनकी तो और दुर्दशा हो गई है। लेकिन हमारे कुर्मी बिरादरी के जो नेता हैं वो मंत्री बनाए गए हैं और उनके लोगों को कह दिया गया कि तुम लोग लड़ो रामस्वरूप वर्मा के लिए, और वो मलाई खाएंगे, उनसे मिलेंगे। अगर वो चले जाए मिलने तो मिलेंगे नहीं। मैं कईयों को ऐसे जानता हूं जो दिल्ली में भाषण करेंगे बड़ा बड़ा कि परिवर्तन हो जाए, ये हो जाए और आरक्षण लागू हो जाए, और वो बैठी वो कैबिनेट में आरक्षण न लागू हो उस पर हस्ताक्षर कर दी। कई राज्यपाल भी इसी तरह के हैं। ये जो एक प्रतीकात्मक दौर है, मैं अगर कहीं कुछ गलत कहूं मुझे रोक दीजिएगा, मैं फिर सही जान लूंगा आपसे। ये प्रतीकात्मक दौर में हमें उसी तरह से उनको जवाब देना होगा। मैं जब गांव में जाता हूं, समझदार बच्चे मिल जाते हैं तो उनसे कहता हूं कि भाई कि तू इतना पढ़े लिखे हो। अब मैं अपनी एक घटना बताऊं। मेरा बेटा पीएचडी है और एम्स में, हालांकि मना करता है चर्चा मत की आप करिए कहीं, और उसकी वाइफ जो है वो भी पीएचडी है बीएचयू से और अच्छी जगह है दोनों। जब उसका ब्याह कराना था तो हमारे घर की जो बुआ लोग थी वो बुला ली एक मूर्ख पंडित को कहूंगा, वो क्या करेगा, बांस करवाएगा। हमने कहा ये क्या होगा, तो मैंने उस पंडित को अलग से बुलाया। हमने कहा भाग जाओ, तो लड़के लड़की तुमको बहुत मारेंगे। हाँ, और ये जो बुआ थी बड़ी नाराज हुई, पटुआ कहा चला गया। तो हमने कहा क्या हो गया, अरे कहीं उसका वो होता है। तो हमने कहा नवनिया को दे देना ना जो देना हो। अब वो नवनिया बास बास तो नहीं करा। हमने कहा क्या देना चाहती हो बताओ। तो हमने जो सबसे ज्यादा पैसा था बेचारी उसको और उसके साथ कई चीजें, तो उसको हमने सारा पैसा दिया अपने अलग से 2-2.5 हजार रुपया और दिया कि ये तुम्हारे हिस्से का है। इस खुशी में हमारे लोग हैं ना भाई, जिसको हम खुशी में बांटे, हम ब्राह्मण को क्यों दे। तो ये जो एक हमारे भीतर बैठा हुआ ब्राह्मणवाद है, बेसिकली उस पर एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा। मैं दिल्ली गया था तो हमारे एक मित्र थे शास्त्री जी, आर्य समाज के बड़े विद्वान थे। हमको भी मिल लिए, सीताराम बाजार में एक उनकी मीटिंग थी, तो हमसे भी उन्होंने हमें सम्मानित कराया। तो हमने कहा शास्त्री जी 2 शब्द बोलने भी दीजिए ना हमको। भाई हमें सम्मानित तो करा दिया, रुपया भी दिलवा दिया और वो साल भी उड़वा दिया। और फिर कहा बोलिए मुझे 2 मिनट। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी संपन्न माताएं और बहनें आई हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर में किसके किसके घर में लक्ष्मी और गणेश है। सभी औरतों ने हाथ उठाया। हमने कहा ये शास्त्री जी आपका मूर्ति पूजा के खिलाफ अभियान है, दान दक्षिणा लीजिए, आनंद करिए, आते जाते रहिए। ये आपका भीतर से जो खोखला समाज है वही है। तो बंधुओं मुझे भी लगता है कि जो रामस्वरूप वर्मा जी थे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अभी बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे थे और जो ये अभिनय कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि इनके अभिनय के बाद मैं बोलूंगा क्या। उससे पहले ही इतना बढ़िया बढ़िया लोग बोल चुके थे कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा। लेकिन आज जरूरत है जो भी हमारे सक्षम लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा जी के पूरे लिटरेचर और उन्होंने जो मैसेजिंग की है उस पर एक कमरे के ही सेंटर में जब टाइम मिले बैठिए और ईमानदार रिसर्च करिए ये समाज के लिए कितना उपयोगी है और इसका उपयोग कैसे कराया जाए। अब जैसे उन्होंने सारे त्योहार खत्म कर दिए, 11 त्योहार आरंभ किए थे, अभी 3 कोई और जोड़ रहा था, तो उन त्योहारों को तो हम मनाते नहीं। बाकी जिसको उन्होंने मना किया, अच्छा मना तो किया, देखिए इतने वो विद्वान थे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मत मानो, उन्होंने ये कहा ये मानो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण विवाह को अगर हटाना है तो उन्होंने एक विवाह की पद्धति भी दी। अब अभी मुझे लग रहा था कि इनको यश भारती मिला है कि नहीं मिला है, मैं ये जरा जानना चाह रहा था। यश भारती मिला है कि नहीं आपको? यश भारती समाजवादियों के रामस्वरूप वर्मा जी ने जो प्रदेश में चेतना जगाई थी उससे कुछ सरकारें बनी थी। वो बहुजन की सरकार भी बनी थी, सपाइयों की भी बनी थी, जनता दल की भी बनी थी, और उन लोगों ने कुछ पुरस्कार बांटे थे। आपकी ढूंढ खोज नहीं हुई गई? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगर कोई अभी हम सरकार में आएंगे जरूर आपको बड़ा रामस्वरूप वर्मा जी के नायक।
तो मैं कुल 31-32 पेज का लिख के लाया था कि इसको क्रम से पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको पढ़ने की कोई जरूरत है, बल्कि मैं 2-3 बातें इससे करना चाहूंगा कि जितने भी मतलब इनका जो उद्देश्य था, आप जो भी अभी कुछ लोगों को आया कि सक्षम है, मैं भी सक्षम हूं, आपकी मदद करूंगा तमाम डिजाइन करने में, तमाम सिंबल क्रिएट करने में, तमाम कार्टून बनाने में, तमाम और चीजों को करने में, लेकिन भाई इसको आप बढ़ाइए। केवल आज आप एक साल में एक बार अगर इसका स्थापना दिवस बना लेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये रेगुलर इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वो दुगनी ताकत से आपको गुलाम बनाने में लगा हुआ है, और आपके जो थोड़ा समृद्धशाली और मंत्री टाइप के लोग विधायक हो गए हैं, हमारे जिले में भी हैं, वो सब भी उसी के साथ लगे हैं। तो पहले आपको तो अपने से लड़ना है, फिर उससे दुश्मन से लड़ना है। कितना अब आप सोच रहे हो बड़ा आसान हो गया है, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, विवाह करा देने से हो जाएगा। जब हम गांव में विवाह कराए तो रात में 2 बजे वो पंडित का एक लौंडा मुंह आया, दूल्हे से कहता है कि भाई ये विवाह तो तुम कर लिए, लेकिन ये पवित्र विवाह नहीं है, तुम चलो फिर से तुम्हारा फेरा उड़ा करा देते हैं। तो वो नींद में था, उठा और जूता निकाला, उसको 2 जूता मारा। कहा साले तुम इतने मूर्ख हो कि विवाह 2 बार होता है, चाहे खराब है चाहे अच्छा है, एक बार हो गया, और तुम जो कराओगे साले कौन सा अच्छा होगा, और रात में भागा और चिल्लाता हुआ। तो आपको ये भी करना होगा, अगर कहीं ये ब्राह्मण फंसा रहा है तो उसको मारना भी होगा, क्योंकि मारपीट से ही देश की सीमा का निर्धारण होता है, उसको युद्ध करते हैं। और आप आबादी में ज्यादा हैं, आप संख्या बल में ज्यादा है, आपके अगर पड़ोस में आपके भाई के साथ कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप पीटना शुरू कर दीजिए। भाई माने अदर जमात, हम शरद जी के साथ थे, वो जाति की बात नहीं करते थे। वो शायद 1-2 लोग हैं इसमें जो हमारे साथ शरद जी से मिले थे, उन्होंने कहा कि ये काम हमें क्यों दे रहे हो, तुम क्यों नहीं करते हो। ये लोग गए थे कि शरद जी करें फिर क्या इलेक्शन का प्रचार, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं करते। तो फिर ये लोग क्या किए आगे पता नहीं चला, दोबारा आए भी नहीं है। तो हमें जो जमात है ना, हम अपने भाई, अब जैसे हमें अनूप भाई ने कहा मुझे अभी 2-3 दिन पहले मैं इधर से गया था, मैंने कहा नहीं मैं जरूर आऊंगा। तो जहां भी जाना है, अगर हम ऐसे, हम तो सोच रहे थे कि इससे बड़ा कोई हाल इन्होंने बुक किया होगा जिसमें कम से कम 4000 आदमी होंगे, तो लेकिन अब ये इतने बड़े हाल में भी इतने लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी सभाओं में दिल्ली में लोग ढूंढे नहीं मिलते। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होती है, आते जाते रहते, इतने लोग इतना देर तक नहीं बैठते। आप शुरू से बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ, ऐसी कोई बात बची नहीं क्या भाई, कि तो अभिनय के बाद तो सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज बची हुई है कि वर्मा जी आप सबकी वैचारिकी से बहुत ऊपर के विचारवान व्यक्ति थे। उन्होंने आपको एक हथियार दे दिया है, मजबूत हथियार दे दिया है, मजबूत वृक्ष लगा दिया है। वो जो वृक्ष बनाया है ना, आप जिस दिन चाहेंगे ब्राह्मणवाद को तहस नहस कर देंगे। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद है आपको अज्ञानी बनाए रखना, आपको मूर्ख बनाए रखना। मैं चूंकि डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, और आपको मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे, अभी जो ये पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई ना, जब ये मायावती और सॉरी बसपा सपा की सरकार बनी थी, तो एक कानून आया था 50% रिजर्वेशन और 50% मेरिट से एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटी तक एडमिशन किसी से होगा। तो चूंकि हम थे तो एडमिशन में भी होते थे, तो जो 50% फ्री वाला था उसमें नो कास्ट नो क्लास, और पता चला कि उसमें 35 से 40% एससी और ओबीसी के बच्चे आ जाते थे, और इधर 50% वाले तो आते ही आते थे, तो संख्या हो जाती थी लगभग 85%। तो संयोग से हमारा जो हेड था उस समय वो पांडे था, तो कभी कभी हमको ऐसे ही दिल्ली घुमाने ले जाता था, तो बात में निकल आया गुजर और फलाना के लड़के हैं, पढ़ाने क्या फायदा, कहीं इतना जान देते हो। हमने कहा अच्छा तो सही कह रहे हो, इसीलिए तुम नहीं पढ़ाते, मतलब देर से आते हो, दिल्ली से आते हो, चले जाते।
ये उनकी मेंटलिटी है कि उन्होंने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। अब आपके लड़के लड़कियां कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे आईएएस, कहाँ से निकलेंगे अनूप भाई। जब हम लोग ये जब जेएनयू में थे, मेरा बेटा भी था, तो अक्सर मैं जाता रहता था, तो बहुत लोगों के साथ होता था। इन लोगों ने बहुत काम किया है। इन्हें अगर हमारे बीच में राकेश भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जेएनयू में रह करके कितनी गोष्ठियां कराई हैं, सामाजिक न्याय पे कराई हैं, ओबीसी के फोरम पे कराई हैं, और कितने लोगों को बुलाया है रेगुलर। इन लोगों का 15 दिन में, या हम समझते हर सप्ताह होता था इन लोगों का कार्यक्रम, कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। या तो अभी जो हमारी स्थिति है, या जो हमको करना है, वो ये करना है कि आप फिर से वर्मा जी को वैचारिक रूप से जिंदा कर दीजिए, और वो कई नेताओं के बारे में उनके जो विचार थे, वो बहुत साफ तौर पर उन्होंने समय समय पर उनको झटका दिया। जैसे आज हम लोहिया को समझते हैं कि वो समाजवादी थे, वर्मा जी उन्हें कभी समाजवादी नहीं माने, वो तो उनको छोड़ दिया था। वो राम फलाना ठिकाना को सबको लेके मेला लगवाते थे, तो वर्मा जी एक तरफ, जैसे पेरियार जैसा कि इन्होंने नहीं उसको बहुत उस पर चलाया, इन्होंने तो अपना एक रास्ता दे दिया कि भाई देखो ये है, और ये करोगे तो बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। उसको बहुत जो हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोहिया जी जो है बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे, और वो धर्म को लपेटे रहना चाहते थे, उससे बाहर नहीं आते थे। और जब तक आप इस धर्म, देखिए मैं अपने जिले में एक दिन, एक बड़ा डॉक्टर है, उनका होटल भी बहुत बड़ा है, तो लोगों को सवेरे चाय पिलाते हैं। मैं भी चला गया, एक आध दिन ऐसे गाँव गया था, तो चला गया उनकी चाय पीने। बड़े चिंतित थे, यादव जी लोग ज्यादा थे उसमें, एक दो और लोग मौर्य लोग थे, कि कैसे जाएंगे लोग जो आ गए हैं सत्ता पे। हमने कहा तो अभी चले जाएंगे, तो कहे कैसे चले जाए। तो हमने कहा ऐसा करिए, एक कागज मंगाइए और उस पर लिखिए कि आज से हम लोग हिंदू धर्म का परित्याग करते हैं, और दस्तखत करिए। अब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको दे देते हैं कि आज इतने डॉक्टर इस जिले के, उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया। अब जिसको देखिए जिधर तो उधर चले गए मुंह उल्टा करके। तो हमने कहा तो बोला क्या हो गया भाई, कैसे जाएगी, आप तो उधर जा रहे हैं, सरकार कैसे जाएगी, आप चले जाएंगे तो आनंद करते रहेंगे। कुछ तो करना, कोई लड़ना नहीं चाह रहा है, कोई एजेंडा नहीं है। बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, आज वर्मा जी होते तो क्या इस तरह का होता? लोगों को बुलाते कि देखो अनजस्टिस हो रहा है, आंदोलन करो, घेरो। हमारी जो लीडरशिप थी वो भी बदलती जा रही है, वो भी पाखंड के चक्कर में है। और जब तक आप पाखंड के चक्कर में रहेंगे, सामाजिक बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अगर सांस्कृतिक समाजवाद चाहते हैं तो ये जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है उसे छोड़ना होगा। और माननीय वर्मा जी बिल्कुल मतलब एकदम सॉलिड दिए हैं हमको। आप क्यों दिवाली, क्यों फलाना, अरे भाई आप बनाइए ना जो 14 त्योहार या 11 त्योहार उन्होंने सुनिश्चित किया है। जो बातें उन्होंने छोड़ने को कही हैं हम उसे छोड़ दें, मेरा काम बन गया। आप अपना बाजार बनाइए ना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप वो इतने मंदिर बना रहे हैं। अभी जो लाइट वाइट वाले सज्जन थे, बड़ी खुशी हुई कि कम से कम उस फील्ड में वो गए। रोज इस देश के शासक कहते हैं कि चाइना का सामान लेना बंद कर दीजिए, और खुद ही चाइना के हैं। जो मना करते हैं ना, वो खुद ही चाइना के हैं। चाइना उन्हें बनाया, चाइना उन्हें फंड किया है। इतना चरित्रहीन दुनिया में कोई नेता किसी देश का नहीं होगा, यहां तक कि ट्रंप भी नहीं होगा। और आप बैठे हैं चुपचाप, आपके बगल से उनका लौंडा जो है गाना गाते हुए चला जाता है, मोदी मोदी करता चला जाता है। अरे मुंह दिखाने लायक है क्या है? आप ऐसा करिए कि जितने लोग हैं एक दिन उनका फोटो लीजिए, मुंह पे कालिक पोत के आधी दूर तक एक जुलूस निकाल दीजिए, क्रांति हो जाएगी। एक तहसील में आप ये काम कर दें, क्रांति हो जाएगी। और उसमें औरतों को आगे करिए, गेरुआ वस्त्र पहन के नहीं, हरा वस्त्र पहन के, नीली साड़ी पहना करके और काली साड़ी पहना करके निकाल दीजिए। कहिए सब कुछ न करें, इनकी तस्वीरियां लेके काली साड़ी पहन के 20,000 महिला निकल जाए सड़क पे, रिजाइन करना पड़ जाएगा। कुछ कर रहे हैं क्या हम?
हमारे नेता लोग कुछ कर रहे हैं? ट्विटर वीटर फेसबुक फलाना ठिकाना शादी ब्याह। अच्छा, उस शादी ब्याह में जहां वर्मा जी के खिलाफ शादियां होती हैं, अंधाधुंध खर्च होता है। तो ये समस्या हमारे शीर्ष लोग, अभी एक हमारे राकेश जी अजय जी की चाची मरी और उनके चाचा ने अपने खेत में उनको जला दिया। पूरे गांव में हाहाकार मचा है, क्या कर दिया आपने, क्या नहीं कर दिया। उन्होंने कहा क्या कर दिया भाई? अरे हम उनको लेके जाते किसी घाट पे, वहां रुकते, रात में लोग गांव के लोग परेशान होते, तो उन्होंने अब वो कर दिया। अब वो तेरही भी नहीं कर रहे हैं तो वहां भी गांव वाले परेशान हैं। तो मैं इस यात्रा में वहां भी जा रहा हूं, वहां भी आग लगाऊंगा कि भाई तेरही नहीं होनी चाहिए। और कम से हमने कहा भूखे नंगे लोग थोड़े जो किसी के यहाँ चले आते हैं तो कपड़ा वपड़ा पहन के, और पता चला शादी से भी बढ़िया उस मृत्यु में, मृतक भोज में उनको शादी से भी बढ़िया हुआ आइटम। एक में अगर काम कम रह गया तो दूसरा कोई मरेगा तो उसमें उसको भी बढ़ा देंगे। और ऐसे एक ने लिखा, चंचल एक हमारे जिले के हैं, वो कलाकार थे और बीएचयू में प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सारिका में एक कहानी लिखी कि जो बफे सिस्टम में पता चला भिखमंगों की तरह प्लेट लेकर लोग लाइन में लगे, भिखमंगों की तरह। अरे पहले गरीब के घर शादी होती थी तो जमीन पर पत्थर उत्तर चटाई उटाई बिछा दी जाती थी, सबको एक तरफ से लोग परस देते थे। आप वो परंपराएं लागू करिए, आप वो परंपराएं आप शुरू करिए जिसमें जन कल्याण हो, जिसमें दिखावा न हो, जिसमें ये सारी जो गड़बड़ियां हैं वो कम हो जाए। तो वर्मा जी की मंशा यही थी कि हमारा समाज बुद्धिजीवी हो जाए, समृद्ध हो जाए और समझदारी वाला काम करने लगे। तो अब तो कहने आएंगे नहीं आपसे, हम लोग छोटे मुंह से आपसे कह रहे हैं, अगर मान जाएंगे और सब संकल्प ले लेंगे कि हम न शादी ब्राह्मण से कराएंगे और न अपने लिख के जाएंगे कि हमारा मृतक भोज मत करना, और अपने आसपास लिख दीजिए, सब रजिस्ट्री कर दीजिए कि अगर करते हो तो हमारे हिस्से में तुम जिम्मेदार नहीं हो। तो हाँ, तो आप पूरा लिख दीजिए कि हमें जलाओगे ना, हमें जो जलाओगे खेत में जलाओगे और किसी भी तरह का कोई पाखंड नहीं करोगे। कौन करेगा बताइए? कोई आएगा ऊपर से, भगवान जी आएंगे दूध चढ़ाएंगे तो आएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो? आपको करना होगा। हमारी पत्नी एक दिन गई बाजार और बहुत सारा तो वो एक तो सब गणेश वणेश खरीद के ला रही थी, तो वो भी एक तो लेती आई। तो हमने कहा क्या करो कि कहा सब ले रही थी, हम भी ले लिए। हमने कहा कहाँ रखोगी? तो कहीं कहीं हमने कहा नहीं, उसी तुम किचन में अपने रख लो। हाँ, और जो इनको चूल्हा के सामने रखना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर बाद में बच्चे उठा के उसको खोल खाल के खत्म कर गए। तो मेरी देखिए इन्होंने मुझे पर्ची दे दी कि मेरा ये जो बकवास करने का टाइम